प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान साथियों, धरती में इतनी क्षमता है कि यह हर किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने में यह सक्षम नहीं है। महात्मा गांधी के 16 आने सच्चे इस वाक्य को ध्यान में रखकर अगर जैविक खेती की जाए तो किसान भाई कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको जैविक खेती करने वाले एक ऐसे ही किसान से मिलवाने वाले हैं, लेकिन आइए उससे पहले कार्यक्रम में देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। कृषि राज्य मंत्री ने कहा, सरकार के लिए किसान ही सर्वोपरि। पशुपालक भाई पशुओं का रखें विशेष ध्यान और किसान भाई मधुमक्खी पालन से बढ़ाएं अपनी फसलों का उत्पादन। कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 3 सालों के दौरान किसानों के लिए अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए। कृषि राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने उद्यान विभाग द्वारा फूल उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर में आयोजित किसान मेला और प्रदर्शनी कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने मेले में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। किसानों को संबोधित करते हुए कृषि राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान हित में कई बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को ऋण माफी का तोहफा दिया है। वहीं मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से किसानों के लिए बिजली बिल शून्य हो चुके हैं। रबी खरीफ के दौरान निःशुल्क फसली बीजों का वितरण किसानों को किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी वित्तीय वर्ष से अलग कृषि बजट पेश करने जा रही है। बजट पूर्व तैयारियों के तहत संभाग स्तर पर किसानों के साथ चर्चा आयोजित करके उनके सुझाव लिए जा रहे हैं, ताकि किसानों से जुड़ी समस्याओं का त्वरित गति से समाधान किया जा सके। समारोह में जिला प्रभारी सचिव समीर शर्मा ने किसानों को अन्नदाता धरती पुत्र बताते हुए कहा कि किसान जो संकल्प ले लेता है पूरा करता है। इससे पूर्व कृषि राज्य मंत्री ने फूल उत्कृष्टता केंद्र का अवलोकन किया। साथ ही फल फूल सब्जी प्रतियोगिता में विजेता रहे किसानों को भी संबोधित किया। खेती-बाड़ी के अलावा किसानों की आजीविका पशुपालन पर निर्भर करती है। ऐसे में पशुपालकों को 5 विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे पशु बीमार नहीं होंगे और उत्पादन भी बढ़ेगा। पशुपालक भाई यदि इस मौसम में अपने पशु से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो उन्हें इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, पशुओं का ठंड से बचाव करें, क्योंकि यह पशुओं के लिए बेहद नाजुक समय है। सर्दी के प्रकोप से पशुओं में कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे में पशुओं का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, उन्हें सूखी जगह पर बांध कर रखें। अच्छे से खुले जगह में जहां धूप हो वहां पर बांधें और रात के समय उन्हें किसी सुरक्षित कमरे में रखें। तीसरा, मौसम के बदलाव की वजह से इनमें दस्त भी होने लगते हैं, जिस वजह से पशुओं में कमजोरी आ जाती है और वह असहाय हो जाते हैं। ऐसे में पशुओं को सरसों का तेल पिलाएं और पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उनका समय पर उपचार करवाएं। चौथा, पशुओं का उनके दैनिक आहार के रूप में मौसम के अनुसार पौष्टिक आहार अर्थात बांटा देना चाहिए। 5वीं और अंतिम बात, पशु के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक निश्चित मात्रा में हरा चारा देना पड़ता है। हरे चारे में बहुत सारे पौष्टिक गुण पाए जाते हैं जो पशुओं की सेहत के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। ऐसा करने से पशुओं को गंभीर बीमारी से बचाकर अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाइयों को खेती का उत्पादन बढ़ाना है तो मधुमक्खियों की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि मधुमक्खियां फसलों में परागण करके उत्पादन को बढ़ाती हैं। पुराने समय से ही किसान मधुमक्खियों को अपना दोस्त मानता आ रहा है, क्योंकि यह खेत में खड़ी फसलों में होने वाले परागण क्रिया को आसान बना देती है। मधुमक्खी पालक नितिन सिंह का कहना है कि मधुमक्खी पालन से फसल की उपज में 30% की वृद्धि होती है और इसके पालन में कोई बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। खर्च पूरी तरह से व्यक्ति पर निर्भर है। वहीं इसके पालन के लिए कृषि भूमि की आवश्यकता भी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन कर किसान शुद्ध शहद, मोम, लिप बाम,
साबुन और मोमबत्तियों जैसे विभिन्न उत्पादों को बाजार में बेचकर अपनी आय बढ़ा सकता है। वहीं इस कार्य को कोई भी कर सकता है। श्री सिंह ने कहा कि किसानों को खेती के साथ व्यावसायिक गतिविधि के लिए मधुमक्खियों की मदद लेनी चाहिए, जिससे इनका आर्थिक उत्थान भी होगा। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, रासायनिक खेती की होड़ में आज के समय में कुछ किसान भाई जैविक खेती कर किसान भाइयों के लिए रोल मॉडल की भूमिका अदा कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में एक ऐसे ही प्रगतिशील एवं नवाचारी किसान से हम आपको मिलवाने वाले हैं जो जैविक खेती कर कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं केसर देव जाट जी से। खेती किसानी का वर्तमान परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। ये युग नवाचारों का है। आज का किसान आधुनिक कृषि के साथ ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि आज का किसान प्रगतिशील बनता जा रहा है। वर्तमान युग में जैविक खेती की संकल्पना तेजी से लोकप्रिय हो रही है। किसान इसे अपनाकर खासे उत्साहित हैं। ऐसी ही खेती करने की मिसाल कायम की है अठवास फतेहपुर शेखावाटी निवासी किसान केसर देव जाट ने। केसर देव को इस प्रकार की खेती की प्रेरणा मिली महाराष्ट्र के एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष पार्लेकर से। डॉक्टर सुभाष पार्लेकर महाराष्ट्र के जलगांव में रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से यह मुलाकात हुई, जिसने काश्तकारी के मायने बदल दिए। केसर देव मानते हैं कि ये जैविक खेती से ही आगे बढ़े हैं। इनके खेत पर आज तक कभी किसी रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं हुआ। आज ये जिले के एक प्रगतिशील किसान के रूप में स्थापित हो चुके हैं। पानी बचाने के लिए केसर देव फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई विधि अपनाते हैं। इससे खेत में नमी बनी रहती है। तो मैं तो 20 साल से ऑर्गेनिक ही कर रहा हूँ। रासायनिक 1 किलो भी यूरिया नहीं डाला मेरे खेत में आज तक भी, और डीएपी भी नहीं डाली। पहले तो वो बूढ़ा दादाजी वो यूरिया डालते नहीं थे, पहले थे, और ये देसी गाय के गोबर और खाद का ही काम लेते थे। फिर मैं मीटिंगों में जाने लग गया, तो वहाँ से मेरे को PKY में जुड़ गया सरकार की तरफ से, और महाराष्ट्र जलगांव में गया तो वो सुभाष पार्लेकर जी साहब हैं, उसने बताया कि जैविक खेती करो, 0 बजट खेती। तो जाने के बाद में वहाँ उसने बताया एक देसी गाय का गोबर और गोमूत्र और 20 बीघा ज़मीन में बहुत अच्छा है, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है उसकी। तो और किसान को बैल होएगा तो और ही अच्छा है, ट्रैक्टर की जुताई के लिए भी खर्चा नहीं लगेगा, उसका गोमूत्र और गोबर भी काम आ जाएगा। तो उससे प्रेरणा ली सर मैंने। ये 0 बजट खेती का आदर्श उदाहरण है। खेती संबंधी सारे आवश्यक अवयव इन्हें अपने घर और खेत में ही मिल जाते हैं, तो बेवजह खर्च की जरूरत ही क्या है। जीवामृत, डिकम्पोजर आसानी से और प्राकृतिक तरीके से तैयार हो जाता है। केसर देव अपने खेत पर ही डिकम्पोजर तैयार कर लेते हैं। इसका रसायन और उर्वरक की तरह इस्तेमाल होता है। इसमें सर 200 लीटर पानी और 20 रुपए की आती है डिकम्पोजर की शीशी, वो, और 2 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, और वो मेड की या बड़ के नीचे की मिट्टी में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये डिकम्पोज करने में बहुत ही बेस्ट रहता है, ये डिकम्पोज करने में, और फसल के लिए भी अच्छा रहता है, शाइनिंग अच्छी आती है, और पेड़ पौधों के जो फल के वालों के स्प्रे करने से भी शाइनिंग अच्छी आती है। कीटनाशक का काम भी करती है, ये सब काम करती है सर। ये 10 परणी कीटनाशक भी बहुत काम का होता है। इसमें तूंबा, नींबू, मिर्च, चूना, धतूरा, अदरक और करंज सहित 10 चीजें मिली होती हैं। इसका छिड़काव
फसलों पर समय समय पर किया जाता है। 50 लीटर पानी ले लेते हैं और इसमें आख, धतूरा, नीम और करंज और तंबाकू, चूना और लहसुन और तीखी मिर्च, अदरक और खींपिया और कोई भी डाल देते हैं। इसके 10 अर्पणी कुतर करके और इसमें डाल देते हैं। ये उसको भी घुमाते हैं सुबह शाम। तो 1 महीने से ये तैयार होता है कीटनाशक। तो मार्केट से कीटनाशक लेने की ज़रूरी नहीं है, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत इससे ज़्यादा। स्प्रे करेगा तो तुरंत लट कीड़े सब खत्म हो जाएंगे सर। एक दूसरी तरह का डिकम्पोजर सहजन, एलोवेरा, लहसुन और सरसों की खड़ से भी तैयार होता है, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति न सिर्फ कायम रहती है बल्कि बढ़ती जाती है। इसमें 180 लीटर पानी डाल दिया और वो डिकम्पोजर वाला शीशी नहीं, वो डिकम्पोजर इसमें से ले लिया जाउन के तौर से, इसमें डाल दिया। फिर एलोवेरा ने वो डाल दिया 2 किलो और 2 किलो लहसुन की वो मशीन से कटिंग करके वो डाल दी और सरसों की खड़ी। तो इसको हमें ज़मीन में छिड़काव के रूप में कर देते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास सब की पूर्ति कर देता है ये, और इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। यह है जीवामृत। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये उन्नत खेती के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। पैदावार ज्यादा मिलने से आमदनी तो बढ़ती ही है। जीवामृत में गोमूत्र, गोबर, गुड़, बेसन और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी इत्यादि का इस्तेमाल होता है। अपने खेत में केसरदेव जीवामृत का ही उपयोग करते हैं। इसका नतीजा इनकी फसलों की शानदार बढ़वार के रूप में देखा जा सकता है। जीवामृत 100 लीटर पानी ले लिया, 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन और बड़की मिट्टी बिड़ के नीचे की, तो उसको ये 15 दिन में तैयार होता है। क्लॉकवाइज सुबह शाम उसको गलाना था और आली टाट की बोरी उसके ऊपर डाल देनी है, तो उसमें वो नमी बरकरार रहेगी ना, ऐसी की ऐसी। फिर तैयार होने के बाद में वो ड्रिप से और या मिनी स्प्रे से मैंचुरी के द्वारा पिला देते हैं फसल को। फ़ायदा डबल मिल रहा है, भाव रेट और अच्छी मिल रही है। सब्जी मेरी 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होती है सर, और गेहूँ में और खाने में स्वादिष्ट ही अलग रहता है। अनाज में बाजरा, गेहूँ सब में अलग है स्वादिष्ट ही। आज केसरदेव जैविक खेती के मास्टर ट्रेनर के रूप में उभर कर सामने आए हैं। जिले के कई किसान और विशेषकर युवा किसान इनके खेत पर आते हैं। केसरदेव फतेहपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण देने के लिए भी जाते हैं। इन्होंने अपने खेत पर ऑर्गेनिक पोटाश और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी तैयार किए हैं, जिसे ये तांबा, लोहा और पत्थरों को मिलाकर बनाते हैं। केसरदेव का मानना है कि जीवामृत और अन्य जैविक साधनों से फसलों की बढ़वार तो अच्छी होती ही है, साथ ही खेत भी हरा भरा रहता है और मिट्टी में उर्वरा शक्ति के साथ नमी बनी रहती है। केसरदेव पशुपालन भी करते हैं। इन पशुओं के गोबर से ही इनकी वर्मी कंपोस्ट इकाई और गोबर गैस प्लांट की ईंधन संबंधी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। वर्मी कंपोस्ट से पहले जहां 5 ट्रॉलियां लगती थीं, अभी 5 क्विंटल से ही काम चल जाता है। इसमें ठंडा गोबर डाल देते हैं, फिर केचुए छोड़ देते हैं। केचुए छोड़ देने से इसे वो तैयार कर देता है। पानी की नमी रखनी पड़ती है इसमें। पानी की नमी से ये केचुए जिंदे रहते हैं। ये उसको धूप भी ज़्यादा सहन नहीं कर सकते और अंधेरे में ज़्यादा काटते हैं इसको, गोबर को खाद तैयार करते हैं अंधेरे में, तो उसको बोरी से या ढकना पड़ता है टाट से, और इसका अच्छा रिजल्ट है सर। खेतों में मैं यूरिया की तरह ही उसको डाल देते हैं, ट्रॉली डाल देते हैं 5,
और कच्चा गोबर 5 ट्रॉली की जगह ये 5 क्विंटल बहुत है सर। इतना अच्छा है रिजल्ट इसका। फसल की तो बहुत अच्छी है सर। नाइट्रोजन, फास्फोट और पोटास की इसमें पूर्ति हो जाती है। 5 रुपये केजी में बेच देता हूँ और 250 रुपये किलो में ये केचुए भी बेच देता हूँ आस पड़ोस के लोगों को। इनके खेत पर बायोगैस संयंत्र भी है। इससे निकलने वाली खाद खेती के लिए बहुत लाभदायक होती है। मेरे 3-4 पशु हैं साहब, 4। तो इसको गोबर गैस को मैं एक तो घर में गैस यूज करने के काम में ले लेता हूँ, वो फ़ायदा है मेरे को, मार्केट से नहीं लाना पड़ता है। एक जो उसमें बीज खरपतवार होती है ना, वो नष्ट हो जाती है, उसका ना के बराबर है, पूरा बीज नष्ट हो जाता है उस मिथाइन गैस से जड़ के। और खाद इतनी अच्छी है जो फसल में डालने से रिजल्ट भी बहुत अच्छा देती है। ये 5 पशु हैं मेरे पास, तो पूरे खेत में खाद की पूर्ति नहीं होती है, तो वर्मी कंपोस्ट लगा ली और एक बायोगैस, दोनों ही। तो वर्मी कंपोस्ट की भी खाद भी काम ले लेते हैं और बायोगैस वाली भी खाद काम ले लेते हैं। तो इसकी एक तो गैस का फ़ायदा है सर, बाज़ार से नहीं लाना पड़ेगा खरीद के, और एक जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाएगी और खाद बनेगी, वो अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। एक जो मिट्टी है वो स्वस्थ रहेगी, ज़मीन माता स्वस्थ रहेगी एकदम, और हम अनाज खाएंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। और जो 4 गुना फ़ायदा हो रहा है सर मेरे को इसमें। इन्होंने अपने खेत पर सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाया है। आधुनिक खेती के हर आयाम को अपने खेत पर स्थापित किया है केसरदेव ने। इन्होंने अपने खेत पर नेपियर घास भी उगाई है। आज इनके खेत पर अनार और बेर का बगीचा भी लहलहा रहा है। वैसे भी यह जमाना समग्र खेती यानी समन्वित कृषि प्रबंधन अपनाने का है। जो किसान जितनी ज्यादा इकाइयां लगाकर खेती करेगा वो उतना ही कामयाब होगा, उतना ही सफल होगा। बगीचों में केसरदेव फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से पानी देते हैं। इन्होंने इतने नवाचार अपनाए हैं कि उनके लिए इन्हें कई बार सम्मानित किया गया है। अनार और बेर की खेती के बीच में इन्होंने फसल विविधीकरण अपनाते हुए अन्य फसलें भी उगाईं, जैसे प्याज, लहसुन, शकरकंदी, अजोला और मशरूम के साथ ही नवाचार के तौर पर इन्होंने ग्रीन टी भी उगाई है। ये युग आधुनिक खेती का है, ये युग यंत्रीकरण का है, ये युग कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का है। केसरदेव ने भी ठीक ऐसा ही किया है। समग्र कृषि प्रबंधन तकनीकों को अपनाकर इन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाई है। केसरदेव जैसे ही अपने उत्पाद लेकर मंडी में पहुंचते हैं, सारे उत्पाद हाथों हाथ बिक जाते हैं। फल सब्जियों के साथ साथ गेहूं की तरह तरह की किस्में उगाकर केसरदेव ने अपनी अलग पहचान तो बनाई ही है। इनका संदेश है कि हर किसान को जैविक खेती अपनानी चाहिए। इसमें हर तरफ से लाभ ही लाभ है। यही वजह है कि आज इनसे प्रेरणा लेने वाले किसानों की कमी नहीं है। मैं तो किसान भाइयों को ऐसे विनती करता हूं कि ऑर्गेनिक खेती करो और जमीन स्वस्थ रखो और अपन भी स्वस्थ रहेंगे, हष्ट पुष्ट रहेंगे। मैं आज इनके केसरदेव जी के फार्म पे आया हूँ और यहाँ सबसे पहले मैंने वर्मी कंपोस्ट इसके बारे में जानकारी ली, वर्मी बास के बारे में ली, वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में जानकारी ली और 10 परनी काढ़ा के बारे में जानकारी ली। और इनकी थाई एप्पल पिछले साल इन्होंने लगाया था, इनको देख के मैंने इस साल 100 पेड़ लगाए और मेरी प्रोडक्शन लगभग एक पेड़ से 20 kg है और मार्केट में अभी 40 रुपये kg मेरा माल बिक रहा है। और मैं 3 साल से ऑर्गेनिक किसान हूँ, ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का स्वप्न समग्र कृषि प्रबंधन अपनाने से आसानी से पूरा हो सकता है। दूसरी हरित क्रांति की अवधारणा भी इसी तरह पूरी हो सकती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारे आज के सफल किसान
केसरदेव जाट ने। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे राज्य के अन्य किसान भी नवाचारी खेती करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज आपने जाना जैविक खेती के बारे में कि कैसे आप कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, आप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम में आप क्या देखना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान साथियों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान साथियों, कार्यक्रम में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।